यूपी में चुनाव प्रचार के समय मैं हमेशा कहता था कि जब राज्य को डबल इंजन की पावर मिलेगी तो विकास और तेज गति से होगा। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना को बैकअप पावर मिलेगी केंद्र सरकार के स्किल इंडिया मिशन से, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया मिशन से, प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना से। इसके अलावा सबसे बड़ा लाभ मिलेगा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के माध्यम से। इस योजना के तहत केंद्र सरकार अब तक 10 करोड़ से ज्यादा मुद्रा लोन दे चुकी है। लोगों को बिना बैंक गारंटी के स्वरोजगार के लिए 4 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की लोन दे चुकी है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट इनिशिएटिव को एक जिले की वास्तविक क्षमता को साकार करने, आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और रोजगार और रूरल एंटरप्रेन्योरशिप पैदा करने की दिशा में एक ट्रांसफॉर्मिंग स्टेप के रूप में देखा जा सकता है, जो हमें आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य तक ले जाता है। यूपी सरकार के दूरगामी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोग्राम प्रोडक्ट के अंडर कारपेट मेकिंग इंडस्ट्री भी शामिल है। सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट दोनों बहस करने में व्यस्त हैं। इस देश के पॉलिटिशियंस ने इस वादे करने और सत्ता में आने के वादों को अवसर के रूप में इस्तेमाल किया है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे फैक्ट बना रहता है कि इंडियन फार्मर्स एंड इंडियन स्मॉल बिजनेसेस 75 साल बाद भी संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन आप जानते हैं कि यह वह जगह है जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट नामक एक बिल्कुल रेवोल्यूशनरी प्रोग्राम लेकर आए हैं, और अगर इसे ठीक से एग्जीक्यूट किया जाए तो यह न केवल भारतीय किसानों को समृद्ध बनाएगा, बल्कि उत्तर प्रदेश के छोटे से छोटे जिले को देश के एक्सपोर्ट हब्स में बदल देगा। सबसे अच्छी बात यह है कि यह प्रोग्राम पिछले 3 सालों में इतना सफल रहा है कि अब इसे पूरे देश में रिलीजन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की सबसे महत्वपूर्ण योजना माना जाता है। सवाल ये है कि यह वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट प्रोग्राम क्या है? यूपी गवर्नमेंट ने ऐसा क्या खास किया जो अब पूरे देश में इम्प्लीमेंट हो रहा है? इस यूपी मॉडल को समझने के लिए हमें सबसे पहले इंडियन मार्केट में मौजूदा समस्याओं को समझना होगा और यूपी सरकार इस वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट इनिशिएटिव को लेकर कितनी उत्सुक क्यों है। आप देखिए दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि भारत में समृद्ध कल्चर, ट्रेडिशन, डाइवर्सिटी, ज्योग्राफी है, लेकिन हम में से बहुत कम लोग वास्तव में एक ही कल्चरल ट्रेडिशन, ज्योग्राफी और डाइवर्सिटी को कैपिटलिस्टिक स्टैंड पॉइंट से समझते हैं। आपको इसके बारे में बताने के लिए यदि आप दुबई को देखते हैं तो इन लोगों ने अरबों खर्च किए हैं और एक रेगिस्तान को बदलकर एक टूरिस्ट हॉटस्पॉट में बदल दिया है। होटल, अम्यूजमेंट पार्क्स, एक्वा वेंचर पार्क्स, अंडर वाटर जूस और यहाँ तक कि एक रेगिस्तान के अंदर 6000 टन बर्फ के साथ एक स्काई रिजॉर्ट बना दिया गया है, और उन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया है। 2019 तक भारत में 17 मिलियन टूरिस्ट थे। दुबई, जो इतना छोटा देश है, वहाँ लगभग 16 मिलियन टूरिस्ट थे। अब क्या आपको नहीं लगता है कि दुबई ने जो भी अरबों खर्च करके बनाया है वो हमारे पास पहले से ही बड़े पैमाने पर फ्री में अवेलेबल है? हमारे पास माउंटेन्स, वैलीज, ग्रीनरी, डेजर्ट, बीचेस, फार्म्स और बहुत सी चीजें हैं, और फिर भी हम दुनिया में लीडिंग टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में कहीं नहीं हैं। इसी तरह हमारे पास इडली, डोसा और ढोकले जैसे हेल्दी, वीगन और डिलीशियस फूड आइटम्स की इतनी बड़ी कैटलॉग है, लेकिन फिर भी इंटरनेशनल स्पेस में इन डिशेस का मार्केट कुछ भी नहीं है।
रियलिटी में अगर आप डोसा वर्सेस बर्गर को देखते हैं, एक बेहद हेल्दी है और किफ़ायती है और दूसरा काफ़ी अनहेल्दी और महंगा है। फिर भी हमारे पास दुनिया भर में डोसा बेचने के लिए मैकडॉनल्ड्स जितना बड़ा कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं है। और आने वाली हेल्थ रेवोल्यूशन को ध्यान में रखते हुए, जहां कोक और बर्गर्स की डिमांड नीचे गिर रही है, हमारे इंडियन डिशेस का $1 बिलियन का मार्केट है जो सिर्फ टैप किए जाने के वेट कर रहा है। इसी तरह हमारे पास न जाने कितनी प्रकार की क्रॉप्स, हैंडीक्राफ्ट्स, स्टोन आर्ट्स, वुडवर्क्स और अनगिनत अन्य चीजें हैं जो एक्सपोर्ट वर्दी हैं, लेकिन फिर भी ना तो इन प्रोडक्ट्स के मेकर्स को और ना ही हम यूजर्स को इसकी पोटेंशियल के बारे में कोई क्लू है। और साथ ही हम कंप्लेन करते हैं कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट गैप बढ़ रहा है। अब सवाल यह है कि जब भारत इतना पोटेंशियल है तो इसका लाभ क्यों नहीं उठा पा रहे हैं? तो अब इसी वजह से वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट मॉडल के 3 मेजर रीजंस काम आएंगे। पहली समस्या जो हमारे सामने है वह है हॉट मार्केट्स तक पहुंचने के लिए रिसोर्सेज की कमी है। इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है शाहजेर स्टोन आर्ट। उन लोगों के लिए जो शाहजेर स्टोन को नहीं जानते हैं, इसे ग्लोरी और वंडर के पत्थर के रूप में जाना जाता है और इस तरह के अट्रैक्टिव टैग्स होने का कारण पत्थर पर दिखाई देने वाले मंत्रमुग्ध करने वाले रंग और पैटर्न्स हैं और कारीगर का कौशल क्राफ्ट फिनिशिंग की सफाई में निहित है और पत्थर की पॉलिश भी जबरदस्त है। सबसे अच्छी बात यह है कि इन स्टोन्स की वैरायटी, क्वालिटी और सिंगुलैरिटी ऐसी है कि कोई भी 2 पत्थर किसी भी तरह से समान नहीं है और यह यूनिक पत्थर विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में केन नदी के किनारे पाया जाता है। इसीलिए यह बहुत ज्यादा रेयर है। लेकिन अंदाजा लगाइए, भारत में प्रकृति माँ की अपनी कला होने के बावजूद पत्थर को कोई मांग नहीं है, लेकिन पत्थर का वास्तविक बाजार सऊदी अरब, ईरान, इराक, कुवैत, बहरीन, इजराइल जैसे देशों में स्थित है। ऐसा इसलिए है क्योंकि दुनिया भर के हज तीर्थयात्री कुरान के कोट के साथ शाहजेर स्टोन स्मृति चिन्ह लेते हैं। इसलिए आप देखते हैं, हालांकि प्रोडक्ट इंडिया में बना है और रेयर भी है क्योंकि इसका मार्केट दुनिया की दूसरी तरफ लोकेटेड है। इन कारीगरों के पास उन तक पहुंचने के लिए कौशल या संसाधन नहीं है, इसलिए उन्हें गरीबी में रहना पड़ता है। इसका दूसरा कारण हाई डिमांड मार्केट्स के बारे में अवेयरनेस की कमी है। उदाहरण के लिए, भले ही यूरोप में आसानी से पाने वाले लो फैट, लो कैलोरी फर्मेंटेड डिश जैसे डोसे की बहुत मांग हो, लेकिन जब तक भारत में डोसा विक्रेता को यूरोप के मार्केट के बारे में पता ही नहीं चलेगा, तब तक वह उसे कवर नहीं कर पाएगा। और अंत में हमारे पास डाइवर्स प्रोडक्ट्स के लिए कुछ स्पेसिफिक लेकिन मेजर प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कुछ लोगों के पास लो कॉस्ट प्रोडक्ट्स को अवेल करने की टेक्निक्स नहीं है और कई को बड़े पैमाने की इकोनॉमिक्स को प्राप्त करने के लिए गवर्नमेंट सब्सिडीज और कंसल्टेशन की नीड है। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट प्रोग्राम शुरू किया है और इस प्रोग्राम का विजन राज्य के प्रत्येक जिले को एक्सपोर्ट प्रोस्पेक्ट्स वाले स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स की पहचान करके एक एक्सपोर्ट हब में बदलना है। इस प्रोग्राम की पावर को हम काला नमक राइस के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। आपको इसके बारे में बताने के लिए, काला नमक राइस काउंटलेस हेल्थ बेनिफिट्स के साथ नेचुरली सेंटेड राइस है। इसमें एंथोसाइनिन नामक कंपाउंड होता है जो एंटी इन्फ्लेमेटरी ऑक्सीडेंट है और इसमें एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज होती हैं। ऑन टॉप ऑफ दैट ये नेचुरली ग्लूटेन फ्री है,
प्रोटीन, आयरन, विटामिन, कैल्शियम, मैग्नीशियम और नेचुरल फाइबर में समृद्ध है। यह इसे वजन घटाने के लिए एक अद्भुत प्रोडक्ट बनाता है और इन सबसे ऊपर इसे एक नेचुरल डिटॉक्सिफायर के रूप में जाना जाता है। इसके कंजम्पशन से डायबिटीज, अल्जाइमर्स, यहाँ तक कि हाइपरटेंशन जैसी बीमारियों की प्रिवेंशन में मदद मिलती है। अब मेरा आपसे सवाल है कि इस मिरेकलस प्रोडक्ट आपके देश में उगाए जाने के बाद आप में से कितने लोग वास्तव में काला नमक राइस के बारे में जानते हैं? बहुत कम ही लोग शायद जानते होंगे। अंदाजा लगाइए, इस प्रोडक्ट का यूएस, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और यहाँ तक कि यूके जैसे देशों में बहुत बड़ा मार्केट है। लेकिन 2018 तक कुछ को छोड़कर किसान भारत में काला नमक राइस उगाने के लिए तैयार भी नहीं थे और अगर करते भी तो उनके लिए इसे बेचना बहुत मुश्किल था। और यहीं से वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट प्रोग्राम एक खेल के रूप में सामने आया और इन किसानों के लिए गेम चेंजर साबित हुआ। और अगले 3 सालों में जो हुआ वह आपके होश उड़ा देगा। जैसा कि यह पता चला है कि कुछ एरियाज में काला नमक राइस उगाने वाले किसानों की संख्या अचानक 15 से 20 से बढ़कर 750 से 800 हो गई है और अकेले सिद्धार्थनगर में इस चावल की खेती का क्षेत्रफल 2019 में 2805 हेक्टेयर से बढ़कर हो गया है 2020 में 5000 हेक्टेयर से 2022 में लगभग 10,000 हेक्टेयर। और सबसे अच्छी बात यह है कि फार्मर्स की इनकम में कई गुना वृद्धि हुई है क्योंकि काला नमक राइस का होलसेल प्राइस 2018 में 40 रुपए प्रति किलो से बढ़कर 2020 में 90 रुपए प्रति किलो से बढ़कर 2021 में 135 रुपए प्रति किलो हो गया है। और अब यह एक्चुअल में हो रहा है। इसे भारत में एक मेजर एक्सपोर्ट कमोडिटी में बदलने के विजन से वेस्टर्न कंट्रीज को एक्सपोर्ट किया जाता है। अब सवाल यह है कि महज 4 साल में अचानक काला नमक राइस इतनी फिनोमिनल सक्सेस कैसे हो गया और यूपी सरकार ने ऐसा क्या खास किया? सरकार ने सबसे पहला काम यह किया कि सही मार्केट्स को आइडेंटिफाई किया और इन किसानों को अपने प्रोडक्ट्स तक सही तरीके से एक्सेस करने और मार्केट्स में पहुंचाने में मदद की। उदाहरण के लिए काला नमक राइस शब्द हमारे लिए फेमिलियर हो सकता है, लेकिन इंडिया के बाहर के लोगों के लिए और यहाँ तक कि साउथ इंडिया में जो लोग हिंदी नहीं समझते उनके लिए काला नमक राइस एक मार्केटेबल नाम नहीं है। तो आप जानते हैं कि सरकार के मार्गदर्शन में अब बुद्धा राइस नाम दिया गया और बुद्धिस्ट कम्युनिटीज में इसे बढ़ावा देने के लिए बुद्धिस्ट मॉन्क्स को प्रेजेंट किया गया था। इसमें कोरिया, चाइना, जापान, वियतनाम, कंबोडिया और म्यांमार जैसे देश शामिल हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि माना जाता है कि भगवान बुद्ध ने उसी चावल में बनी घी से अपना व्रत तोड़ा था। ऊपर से सरकार ने किसानों को बुद्धा ब्रांडिंग के साथ चावल की पैकेजिंग करने में भी मदद की और पैकेजिंग ऐसी दिखती है। इसलिए यह न केवल भगवान बुद्ध की तस्वीर है बल्कि इसमें एक कोड भी है जिसमें एक सीक्रेट बैक स्टोरी है। इसलिए आप देखते हैं कि अचानक इस ब्रांडिंग बदलकर काला नमक राइस लोग एक विशाल इंटरनेशनल मार्केट में अपील कर रहे हैं। दूसरा, काला नमक राइस की वैल्यू चेन को बहुत सहायता दी गई और इसमें क्रॉपिंग सिस्टम का डेमोन्स्ट्रेशन, सीड्स की उच्च उपज देने वाली वैरायटीज का डिस्ट्रीब्यूशन, इम्प्रूव फार्म मशीनरीज, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट और पेस्ट मैनेजमेंट टेक्निक, प्रोसेसिंग और पोस्ट हार्वेस्ट इक्विपमेंट्स और इसके अलावा किसानों को ट्रेनिंग प्रोवाइड की गई। तीसरा,
यूपी सरकार ने हमारे किसानों को मार्केट तक पहुंच देने के लिए स्पेशल फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज किए। इस मामले में काला नमक राइस के लिए सिद्धार्थनगर में मार्च में 2021 में एक्सपोर्ट प्रमोशन डिपार्टमेंट की कोलैबोरेशन से 3 दिवस महोत्सव का आयोजन किया गया था। इस महोत्सव में किसानों और खरीदारों को एक ही मंच पर लाया गया और जागरूकता पैदा की ताकि किसान बाजार को समझ सके और खरीदार प्रोडक्ट को समझ सके। इनफैक्ट यूपी सरकार ने सिर्फ काला नमक राइस के लिए ही नहीं बल्कि स्ट्रॉबेरी और जैगरी के लिए भी त्योहारों की मेजबानी की और अब सरकार अपने मार्केट को एक्सपैंड करने के लिए ड्रैगन फ्रूट के लिए भी इसी तरह के उत्सव का आयोजन करना चाह रही है। ऊपर से अमेज़न और फ्लिपकार्ट जैसे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स का भी किसानों और एफपीओस का एक बड़ा मार्केट अवेलेबल कराने के लिए यूज किया जा रहा है। इनफैक्ट 2020 में फ्लिपकार्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के साथ एमओयू पर साइन किया। इसलिए अब फ्लिपकार्ट सक्रिय रूप से टाइम बाउंड इंक्यूबेशन सपोर्ट देकर किसानों के लिए एंट्री बैरियर्स को तोड़ने में लगा हुआ है और इसमें ऑनबोर्डिंग, फ्री कैटलॉगिंग, मार्केटिंग, अकाउंट मैनेजमेंट, बिजनेस इनसाइट्स और वेयरहाउसिंग सपोर्ट के रूप में लाभ शामिल हैं। और आपको खुशी होगी अगर आपको मालूम हो कि 3 जून 2022 तक फ्लिपकार्ट ने अनाउंसमेंट की कि सरकार से ओडीओपी प्रोडक्ट्स ने 1600 करोड़ की रिकॉर्डेड सेल्स की है और यह सिर्फ 2020 से है। इसी तरह अमेज़न और अन्य ई-कॉमर्स कंपनीज के साथ अन्य रास्ते खुल रहे हैं और अंत में काला नमक राइस और बाकी ओडीओपी प्रोडक्ट्स के लिए सीएफसी या कॉमन फैसिलिटी सेंटर्स नाम की कोई चीज आ रही है। यह केंद्र एक ही छत के नीचे सभी फैसिलिटीज उपलब्ध कराएगा जिसमें ब्रांडिंग, मार्केटिंग, क्रेडिट, फाइनेंस, स्किल डेवलपमेंट, जनरल और एयर कंडीशन स्टोरेज प्रोसेसिंग, ग्रेडिंग, पैकेजिंग और सामान की रिक्वायरमेंट्स के अनुसार बारकोडिंग मशीन्स की परिश्रम शामिल है। ये सीएफसी सेंटर्स न केवल कोलोनोमिक राइस के लिए बल्कि पूरे यूपी में सभी ओडीपी प्रोडक्ट्स के लिए स्थापित किए जा रहे हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि जहां एक सीएफसी की कॉस्ट 15 करोड़ के करीब है, वहीं सरकार इस कॉस्ट का 90% खुद बेयर करेगी और कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले 3 सालों में 2600 एंटरप्रेन्योर्स को बेनिफिट देते हुए 82,000 करोड़ की फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की है। इसलिए समरी मार्केटिंग और ब्रांडिंग में प्रोडक्ट मार्केट ट्रेड, एजुकेशन और गाइडेंस को ऑप्टिमाइज करने के लिए अप्रयुक्त लेकिन हाई पोटेंशियल मार्केट्स तक पहुंच प्रदान करने के लिए प्रोडक्शन फेस्टिवल्स, ई-कॉमर्स और गवर्नमेंट सब्सिडीज के साथ मिलकर काला नमक राइस को एक अभूतपूर्व सफलता में बदल दिया है और अधिक महत्वपूर्ण रूप से सिद्धार्थनगर के लिए एक इमर्जिंग एक्सपोर्ट कमोडिटी है। इसी तरह शाजार स्टोन जैसे प्रोडक्ट्स के लिए जिनका एक इंटरनेशनल मार्केट है, उत्तर प्रदेश सरकार इंडियन एमपीसीज के माध्यम से इंटरनेशनल एक्सपोज की होस्टिंग करने की प्लानिंग कर रही है ताकि ये बिजनेसेस अपने प्रोडक्ट्स को विश्व के दूसरी ओर ले जा सकें। यह कई एग्जाम्पल्स में से एक है कि कैसे उत्तर प्रदेश सरकार अपने हर डिस्ट्रिक्ट को एक्सपोर्ट हब में बदलने की नींव रख रही है। मैं आपको सभी ओडीपी प्रोडक्ट्स और उनके डिस्ट्रिक्ट्स की एक लंबी लिस्ट दूंगी ताकि आप रियलिटी में पता लगा सकें कि सरकार इसे बेहतर ढंग से समझने के लिए क्या कर रही है। और इस प्रोग्राम का यह रिजल्ट है कि पिछले 5 वर्षों में उत्तर प्रदेश ने अपने एक्सपोर्ट्स में 2015-2016 में 81,000 करोड़ से धीरे धीरे 2019 से 2020 में 1.2 लाख रुपए की वृद्धि देखी है। यह 48% की बड़ी जंप है और मजे की बात यह है कि स्टेट से एक्सपोर्ट किए गए इन प्रोडक्ट्स में
लगभग 80% प्रोडक्ट्स ODOP कैटेगरी के हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार ने अगले 4 वर्षों में ही 3 लाख करोड़ रुपए का सामान के एक्सपोर्ट का एम्बिशियस टारगेट सेट किया है। अब देखने वाली बात यह है कि वे इसे कितनी जल्दी और इफेक्टिवली हासिल कर पाते हैं और इन फिनोमिनल सक्सेस के कारण जो ODOP ने हासिल की है, अब वही इनिशिएटिव 16 अन्य राज्यों में शुरू की जा रही है। इसलिए टेक्सटाइल सेक्टर में, एग्रीकल्चर में काला नमक राइस की तरह हमारे पास तमिलनाडु से कांचीपुरम सिल्क, पंजाब से फूलकरी और महाराष्ट्र से टेरी टॉवल्स हैं। एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स में हमारे पास ओडिशा से कंधामल हल्दी, केरल से वजाकुलुम पाइनएप्पल और उत्तर प्रदेश से इतर हैं। यह वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोग्राम इनिशिएटिव की स्टोरी है और यह हमें वीडियो के लास्ट पार्ट में लाता है जो उन लेसन्स के बारे में है जिन्हें हम इस मॉडर्न डे गवर्नमेंट मॉडल से सीखने की नीड है। लेसन्स को आगे बढ़ाते हुए इस केस स्टडी से हमें जो पहली चीज सीखने की जरूरत है वह यह है कि कुछ करने के लिए पोटेंशियल रखना और असल में कुछ करके दिखाने में बहुत बड़ा डिफरेंस है। बड़ी क्षमता में 99% प्रोडक्ट्स और बिजनेसेस फेल हो जाते हैं क्योंकि कोई भी उस प्रोडक्ट की वैल्यू नहीं करता है। इस मामले में काला नमक राइस, ढोकला, डोसा और कांचीपुरम साड़ियाँ, इन सभी प्रोडक्ट्स में बड़े स्केल में पोटेंशियल है, लेकिन जब तक गवर्नमेंट और आम लोग इसके बारे में कुछ नहीं करते तब तक एक सदी के बाद भी हमारे पास भारत की महानता साबित करने के लिए कुछ नहीं बचेगा। लेसन नंबर 2, प्रोडक्ट और मार्केट दोनों तब तक यूजलेस हैं जब तक कोई प्रोडक्ट मार्केट में फिट ना हो। इस केस में शाज़े स्टोन रेयर है, यह सुंदर है और मिडिल ईस्ट में एक बड़ा बाजार भी है, लेकिन जब तक उन्हें बाजारों तक एक्सेस नहीं दी जाती तब तक वे प्रोडक्ट्स वर्थलेस होंगे और अंत में कभी कभी भले ही आपके पास अच्छा प्रोडक्ट हो, लेकिन उसे अपने ऑडियंस के साथ तालमेल बिठाने के लिए बस एक बेहतर नाम और एक बेहतर कहानी की जरूरत होती है। इस मामले में हमने देखा कि काला नमक राइस, जो कई लोगों के लिए एक अलग शब्द था, एक विशाल बाजार के लिए आइकॉनिक प्रोडक्ट बन गया क्योंकि इसे बुद्धा राइस के नाम से निमित किया गया। इसलिए रीब्रांडिंग सुपर डुपर पावरफुल है। इसलिए अपने प्रोडक्ट के नाम और उसके पीछे की कहानी पर ध्यान दें। तो आज की वीडियो में इतना ही। आप अपना ख्याल रखिए और यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगली बार ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ जल्द मिलेंगे। जय हिंद।